उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बाबर प्रेमियों को चेतावनी दी है। बाराबंकी से मुख्यमंत्री योगी की कयामत वाली चेतावनी तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल के उन नेताओं को है जो बाबरी की रट लगाकर बैठे हुए हैं। का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। ऐसे में सीएम ने बिना नाम लिए ही उन्हें बता दिया कि वो जो चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तेलंगाना में बैठे असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबरी का जिक्र रहेगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने वाले हैं, जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी का बयान आया तो बाबर प्रेमियों के सीने पर सांप लौट गया। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में तो बाबरी बनकर ही रहेगी। वो जोगी जी निर्णय लेने का कौन हो? बाबरी मस्जिद बन चुका हो, वो बनेगी तो यूपी का मुख्यमंत्री वहाँ बैठ के ये मुद्दा ही उठाना चाहते हैं। हुमायूं की बाबरी के खिलाफ हिंदू संगठनों की आवाज बुलंद कर चुके हैं और शायद वो आवाज हुमायूं कबीर के कानों तक भी पहुंच रही होगी, तभी तो वो पत्थर का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ममता बनर्जी से भी है, वो आखिर इस कूच से कैसे पार पाएंगी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद मुर्शिदाबाद कूच से हुमायूं की बाबरी की नींव हिलती हुई दिख रही है। मकसद एक है, हुमायूं की बाबरी को ना बनने देना। हाथ में फावड़ा लेकर निकले हिंदू संगठन ने इस पर चेतावनी जारी कर दी है। वाराणसी से मुर्शिदाबाद कूच के लिए निकले हिंदू संगठन के हाथों में फावड़ा है और फावड़ा इसीलिए ताकि बाबरी के निर्माण को तोड़ा जा सके और मुगल आक्रांताओं की कब्र खोदी जा सके। ग्रेटर नोएडा में विराट हिंदू सम्मेलन से मुर्शिदाबाद कूच की हुंकार भरी गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद अब्दुल कलाम जैसे लोगों के नाम पर बनाई जाए, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर कुछ भी बनेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। लखनऊ से मुर्शिदाबाद जाने के लिए हिंदू संगठनों ने फावड़ा उठा लिया। हालांकि हिंदू संगठनों को आगे बढ़ने से रोका है, लेकिन उनका कहना है कि उनके इरादे मजबूत और बुलंद है, वो बाबरी बनने नहीं देंगे। लोकसभा में चल रही चर्चा के दौरान आज अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। भले ही अखिलेश यादव दिल्ली में मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन निशाने पर यूपी की योगी सरकार भी थी और साथ में बीजेपी का हिंदुत्व वाला राग भी। अखिलेश का पूरा भाषण 2027 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। तभी तो बजट और अमेरिकी डील से ज्यादा उन्होंने मंदिरों पर अपना फोकस रखा कि कैसे बीजेपी मंदिरों की राजनीति करती है। सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। अखिलेश ने इस दौरान चांदी की बढ़ती कीमतों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि अब गरीब को चांदी नहीं, पीतल के गहने बेटी के लिए बनवाने होंगे। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध आखिरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंची गया। राहुल गांधी को न बोलने देने के आरोप से शुरू हुए इस बवाल में सरकार की बजाय धीरे धीरे स्पीकर ही विपक्ष के कटघरे में खड़े हो गए। लोकसभा सचिवालय को दिए गए प्रस्ताव में विपक्ष ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। विपक्ष ने रूल 94 के तहत अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिस पर कांग्रेस, सपा, लेफ्ट, आरजेडी समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने 118 सांसदों के दस्तखत किए हैं, लेकिन टीएमसी इसमें शामिल नहीं हुई है। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है, आज अगर देते हैं तो। जबकि कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां अड़ गई और प्रस्ताव दे दिया। लेकिन जब सदन शुरू हो गया तो लोकसभा स्पीकर ने ही कोऑपरेशन नहीं किया। अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं। जो विकास एक्सप्रेस चल रही है उसमें आप स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। इनका ये ड्रामा है, ये मजाक है, ये सिर्फ साफ ये कह दें कि हम मोदी जी के से हमको चिढ़ है। अगर जिसको नहीं बोलना है उनको बाहर निकालिए, लेकिन सदन को विपक्षी सदस्य चलने दे। भले ही ये प्रस्ताव आंकड़ों की वजह से पास नहीं होगा, लेकिन सदन में तनाव और बढ़ जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला। इस समय की बड़ी खबर, सदन में नहीं जाएंगे ओम बिरला। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद फैसला,
अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले तक सदन नहीं जाएंगे ओम बिरला। आज ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्ष को सदन में ना बोलने देने का आरोप है और ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं बतौर स्पीकर ओम बिरला के लिए ये जरूर थोड़ी सी स्थिति गंभीर है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि स्पीकर, एक आध बार हुआ है इतिहास में कि किसी स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आया हो। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब में अब एक नया एंगल सामने आ गया है। पब्लिशर ने बयान जारी किया था कि किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बुक लीक करने वालों की तलाश शुरू कर दी। इधर सुबह होते ही जनरल नरवणे के एक पुराने ट्वीट ने खलबली मचा दी। 2023 के इस ट्वीट में उन्होंने पेंगुइन इंडिया के ही ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, लिंक फॉलो कीजिए और पढ़िए। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के हवाले से एक बार फिर सरकार और पब्लिशर को घेरा। कहा, या तो पूर्व सेना प्रमुख नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रकाशक पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है। And I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कार्रवाई की मांग की है। की जो पार्टी है, जो कांग्रेस देश को खंडित करने का जो इरादा रखती है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप जनरल नरवणे और पेंगुइन इंडिया दोनों के ट्वीट देखें। एक ट्वीट 2023 का है, दूसरा 2026 का। दोनों ही ट्वीट बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी और दिग्विजय सिंह के बीच की अदावत कितनी थी, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है कि वो अदावत साफ साफ दिख रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने संसद सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर जीआई टैग मिलने को लेकर हमला बोला था, जिसके बाद पीएम मोदी ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया था। माननीय सदस्य को सुन रहा था, तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए। पीएम के बयान के 4 दिन बाद अब दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद को राजा न बोलने की हिदायत दी है। विजय सिंह क्या है? कुछ नहीं, राजा वाजा मत कहा करो। 47 के बाद राजा महाराजा खत्म। किसान से शुरू हुई ये बयानबाजी अब राजा महाराजा तक पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजेदार अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान जब सिंधिया मोबाइल फोन पर बोलने लगे तो पूरा का पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। बात नहीं करेगा। मोटिवेशनल अंदाज में मोबाइल की आदतों पर तंज कसते हुए सिंधिया ने खुद को डिब्बा मंत्री बता दिया। मैं डब्बा मंत्री हूँ। सिंधिया ने ऐसा क्यों कहा, अब ये भी जान लीजिए। आज मैं देखता हूँ मंच पे भी, मंच से नीचे पे भी, गाड़ी में भी, प्लेन में भी, कहीं भी देखो 5 लोग बैठे हुए रहेंगे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेगा। सब अपने डब्बे में कैद हैं, सब अपने डब्बे में मस्त हैं। अरे पति पत्नी भी बात नहीं करते, पति अपने डब्बे में, पत्नी अपने डब्बे में, रिश्ते कैसे बनेंगे? दरअसल सिंधिया मोदी कैबिनेट में दूरसंचार मंत्री हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी के बीच रिश्तों की अहमियत याद दिलाना बिल्कुल नहीं भूले। कम से कम भोजन के समय में दिन में 1 घंटा जब परिवार के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, डब्बा को बंद करके रखो। सिंधिया का ये मजाकिया लेकिन सटीक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के शामिल होने पर महाराष्ट्र की सियासत अब गर्मा गई है। सलमान खान के आरएसएस के कार्यक्रम पर जाने को लेकर संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं, जिसका नीतीश राणे ने अपने ही अंदाज में जवाब भी दिया है। यहाँ तक कि नीतीश राणे ने सलमान खान को उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा हिंदू बता दिया। सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूँ मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई आरएसएस के कार्यक्रम में आके। दरअसल नीतीश राणे का ये पलटवार संजय राउत के इस बयान को लेकर था। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गए? मोदी आने के बाद लोग डर के मारे संघ स्वयंसेवक बनने जा रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश की संस्कृति मानने वाले सलमान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सलमान खान हमारा भारतीय है, गणपति बिठाता है, सब कुछ करता है, उसके घर में गणपति आता है, हमारी जो संस्कृति है उसको मानता है, वो उसका पूरा परिवार मानता है। अब देखना होगा कि सलमान खान पर ये सियासी युद्ध कहां जाकर थमता है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एआई और डीप फेक पर सरकार का सख्त रवैया। अब 3 घंटे में हटेगा आपत्तिजनक कंटेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
और उसके चलते हुए अब 3 घंटे के अंदर AI और डीपफेक पर जो भी वीडियोस ऐसे पोस्ट किए जाएंगे जो ऑब्जेक्शनेबल होंगे, आपत्तिजनक कंटेंट होगा, उसको हटाया जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए अब नए नियम सरकार लेकर आई है। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट पोस्ट करने को लेकर पहले भी सरकार के नियम काफी सख्त रहे हैं, लेकिन अब AI जनरेटेड कंटेंट जो है वो 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। हरियाणा के फरीदाबाद की नीमका जेल में अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोपी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या उसी बैरक में बंद रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कैदी अरुण चौधरी उर्फ अबू जट ने की। हत्या की इनसाइड स्टोरी ये है कि राम मंदिर को लेकर दोनों कैदियों के बीच पिछले कई दिनों से बहस चल रही थी। घटना वाली रात अब्दुल रहमान गहरी नींद में था, तभी अरुण चौधरी ने उसका मुंह दबाया और नुकीले पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले के दौरान तीसरे कैदी की नींद खुली, जिसने शोर मचाया। अब्दुल रहमान को तुरंत जेल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अरुण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उधर बब्बू जट ने तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब सवाल यह है कि जेल की हाई सिक्योरिटी में आतंकी की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। चाइनीज मांझे से होने वाली मौत पर हत्या की धारा जोड़ने के योगी के निर्देश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। लगातार छापेमारी का दौर भी चल रहा है और अब ड्रोन से स्ट्राइक की तैयारी है, यानी ड्रोन से पतंगबाजों पर कड़ी नजर रखी जाएगी कि कहीं वो चाइनीज मांझा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। और देखिए, ये जो चाइनीज मांझे के चलते लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उसी मामले में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी चाइनीज मांझा इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उसी के चलते अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है और ये नजर अब ड्रोन के जरिए रखी जाएगी कि चाइनीज मांझा तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मतलब हवा में उड़ते पतंगों की डोर जमीन पर थामे पतंगबाजों की अब खैर नहीं। यदि पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हुआ तो पुलिस सीधे उन तक पहुंच जाएगी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पुलिस बाजार में छापा मारते और चाइनीज मांझा ढूंढते नजर आ रही है। साथ ही पुलों, फ्लाईओवरों और तारों पर फंसे हुए मांझों को निकाला जा रहा है। राजधानी लखनऊ में तो पुलिस इस मांझे के खिलाफ फुल एक्शन में है। ध्यान चलाए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भी सर पहले तो सभी दुकानों की तलाशी ली है, जहाँ पतंग बिकते हैं वहाँ छापेमारी की है। और इसके अलावा हम लोग सुरागरसी भी कर रहे हैं, जो यहाँ पतंग के कुछ क्लब हैं। लेकिन अब छापे और मांझा निकालने में एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी है। तो पतंगबाज संभल जाएं, वरना जेल जाने को तैयार रहें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन आज भी जारी है। दुकानदारों के प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद रहती आई है, लेकिन इस विरोध के बीच लगने वाले मजहबी नारे प्रशासन के होश जरूर उड़ा रहे हैं। ये नारा उस वक्त लगा जब प्रशासन का बुलडोजर कल दाल मंडी में दाखिल हुआ था। दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। एक दुकानदार पेट्रोल छिड़क कर आगजनी करने लगा तो कईयों ने इसे मजहबी रंग देने की भी कोशिश की। दाल मंडी में प्रशासन के सामने ये नई चुनौती है और इसे देखते हुए आज एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई। अपने भवन को खाली कर ले, आग ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन आज मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, पोस्टर लगा दिए गए। चौक थाने पर व्यवस्था बनाई गई है, वहीं पर मीडिया ब्रीफिंग होगी और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। इन सब के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी रही। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर 3 लोगों के शव मिलने का मामला अब और रहस्यमयी होता जा रहा है। शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए खुलासे सामने आने लगे हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा है रहस्यमयी तांत्रिक का, जिसे मौत से पहले तीनों मृतकों के साथ देखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में घटना वाले दिन कार की आगे वाली सीट पर रणधीर के साथ एक बाबा बैठा है। तीनों मृतक बाबा को पहले से जानते थे और मौत से पहले उसी से मिले थे। पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तांत्रिक के कनेक्शन सामने आते ही कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल, ये लोग तांत्रिक से क्यों मिले? दूसरा सवाल, बाबा ने तीनों को मुक्ति का वादा किया था। तीसरा सवाल, क्या ये तंत्र साधना थी? चौथा सवाल, क्या काला जादू की कोई साजिश थी? पांचवा सवाल, क्या जहर पिलाकर मार डाला गया?
पुलिस ने सभी का पोस्टमार्टम करवा लिया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और मामले की असली सच्चाई सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि इस रहस्यमयी मौत के पीछे का डरावना सच कौन सा आखिर सामने आता है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के चैलेंज पर हुमायूं कबीर ने बयान दिया है। ये यूपी नहीं पश्चिम बंगाल है, ये हुमायूं कबीर का कहना है। बंगाल में योगी नहीं ममता राज है। योगी को बोलने दीजिए, मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद बनाना हमारा हक है। तो हुमायूं कबीर कुल मिलाकर माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बंगाल में योगी सरकार नहीं है, ममता सरकार है, ये कहना है। हालांकि ममता सरकार जो है वो हुमायूं कबीर को पहले ही टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, लेकिन हुमायूं कबीर के सुर बदलने को तैयार नहीं। बंगाल में योगी नहीं ममता राज है। योगी को बोलने दीजिए, मस्जिद बनेगी, ये हमारा हक है। बाबरी मस्जिद बनाना हमारा हक है। हालांकि देश का आम मुसलमान जो है वो हुमायूं कबीर के साथ नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में हत्या की बढ़ती वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े एक दुकानदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्याकांड में 2 मुसलमान युवकों को गिरफ्तार किया है। सरेआम आम हुई इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ये तस्वीर उस दुकानदार वीर सिंह की है जिन्हें 3 मुस्लिम लड़कों ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने इसका मोबाइल चार्ज नहीं करने दिया। गल्ला लूटने आए थे, चोरी का मोबाइल लगाने के लिए, चार्ज के लिए आए थे। वीर सिंह जी ने मना कर दिया। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक यामीन, यासीन और साहिल ने वीर सिंह पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। वीर सिंह को बचाने आए रामकिशन पर भी हमला कर घायल कर दिया। 3 आदमी थे और तीनों मोहम्मदन थे। अच्छा, तो एक अभी 2 पकड़े गए, एक नहीं पकड़ाया है, एक नहीं पकड़ा गया। 3 हत्यारे दुकान में तांडव मचाते रहे, किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो सिर्फ वीर सिंह को नहीं मार गए, उनके परिवार को भी उजाड़ दिया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में वीर सिंह की हत्या को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। परिजनों ने वीर सिंह के शव को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी देने की मांग हो रही है। खून के बदले खून चाहिए, गोली मार दो, इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए इनका। वीर सिंह की जान लेने वाले यामीन, यासीन और साहिल के एनकाउंटर की मांग हो रही है। लोग चाहते हैं कि इन हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए क्योंकि 3 मुस्लिम युवकों ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। ऐसे में अब खून के बदले खून की मांग हो रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला खून चाहिए, मुझे फांसी चाहिए उन लोगों की जो आज मेरे साथ है, उनकी माँ भी तड़पे। ये उस महिला का दर्द है जिसके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने लूट के इरादे से घुसे बदमाशों का मोबाइल चार्ज करने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली ऐसे कट्टर खंजर से कब तक छलनी होती रहेगी। विधायक हो या फिर सांसद, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जनसंपर्क करते हैं। इसके लिए अक्सर वो सरकारी वाहन से पहुंचते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ विधायक के जनसंपर्क का अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा हो भी क्यों ना, माननीय का अंदाज ही कुछ ऐसा है। जनता दरबार में पहुंचने के लिए दूल्हा भी बनकर आ गए। आतिशबाजी हो रही है, डीजे बज रहा है और विधायक जी घोड़े की सवारी करते हुए शान से चले आ रहे हैं। चलिए इन विधायक जी का अब से इंट्रोडक्शन कराते हैं। आप है ठाकुर रजनीश सिंह, सिवनी जिले के केवलारी से कांग्रेस के विधायक हैं। अपने इलाके की जनता की समस्याओं को दूर करने आए हैं तो ऐसे ही थोड़े आ जाते, जनता के बीच जाने को भी इवेंट बना दिया। ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी समस्याएं सुनने नहीं रंगबाजी दिखाने आए हैं। विधायक जी घोड़े पर बैठकर आगे चल रहे हैं और पीछे चल रही है समर्थकों की भीड़। विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने 5 दिन के जनसंपर्क अभियान के लिए ये पूरा तामझाम किया में उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनसंपर्क का ये अलग अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11वीं की छात्रा से रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी माज को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी औसाफ से पूछताछ में माज के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने घटना में शामिल गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। हालांकि माज ने जिस थार में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया वो गायब है। उसी के वाहन में यह दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद इस पूरे मामले में उसे का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया था। माज का संबंध ड्रग्स का धंधा करने वाले यासीन मछली गैंग से भी है। माज पर जिम के जरिए भी लड़कियों को जाल में फंसाने के आरोप लग चुके हैं।
माज के जरिए ही औजाफ ने पीड़िता से दोस्ती की थी और माज की थार का ही इस्तेमाल कर दुष्कर्म के लिए किया गया था। वाहन में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। वो थार कार तो फरार है अभी, पर जो दूसरी अन्य कारें हैं उन्हें पुलिस ने जब्त कर ली है। अब इन पर दुष्कर्म के साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर नमाज पढ़वाने, मुस्लिम धर्म अपनाने और ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। इस समय की बड़ी खबर, सड़क किनारे अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर के खौफ से कुछ लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण तोड़ दिया। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, सड़क किनारे अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। हमीरपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और कुछ लोगों ने तो अपने इस अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर का लैम्बोर्गिनी हादसा अब फिल्मी होता जा रहा है। जो आरोपी है उसके अस्पताल में एडमिट होने का दावा हो रहा है। आरोपी के पिता हादसे के वक्त ड्राइवर साथ होने की बात कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ शब्दों के जरिए एक्शन की बात कह रही है। लेकिन असल में ना तो वो सख्त एक्शन ले रही है और ना आरोपी शिवम को पकड़ने पर जोर है। हाँ, शिवम के पिता को जरूर पूछताछ के लिए बुलाया। शिवम मिश्रा और ड्राइवर 2 लोग थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था। ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। लेकिन इन्हें वो तस्वीरें देखनी चाहिए जिसमें हादसे से पहले कार में सिर्फ शिवम है। हादसे के बाद बॉडीगार्ड ड्राइविंग सीट से सिर्फ शिवम को निकाल रहे हैं और वो चश्मदीद जिन्होंने शिवम के अकेले होने का बयान दिया। 48 घंटे बाद शिवम पर FIR हुई। पुलिस दरवाजा पीटती रही लेकिन अंदर नहीं जा पाई। अब शिवम के अस्पताल में भर्ती वाले दावे की सच्चाई के लिए अस्पताल नहीं जा पाई। हाँ, लेकिन एक्शन की बातें जरूर हो रही है। जब शिवम का नाम हमारी विवेचना में आने का मतलब है कि हम संतुष्ट हैं कि ड्राइवर शिवम है। जिस तरह मामला बढ़ रहा है, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है जिसमें शायद आरोपी पर एक्शन भी ना हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मस्जिद में इमाम की छुट्टी को लेकर बवाल मच गया। बवाल इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। फायरिंग करते आरोपी CCTV में कैद हो गए। वीडियो में देखिए कैसे मस्जिद के आसपास कई लोग हैं। इसी दौरान एक शख्स एक के बाद एक कई राउंड फायर करता है। फायरिंग होते ही मौके पर मौजूद भीड़ इधर उधर भागती है। दावा है कि विवाद मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर हुआ। हाजी मूसा और फूल मियां पक्ष में ये विवाद हुआ। इससे पहले तो दोनों पक्षों में मारपीट होती भी दिखी, लेकिन इसके बाद एक शख्स गन निकालकर फायर कर देता है। जानकारी लगते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, मामले को शांत कराया। पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की सड़कों पर जबरदस्त तनाव देखने को मिला। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हार्जोग की यात्रा के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को हालात बेकाबू होने पर पुलिस धक्का देकर हटाती है तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। यहाँ मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने इजरायली राष्ट्रपति के विरोध में पब्लिक सड़क को ही ब्लॉक कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने मना करने पर भी समझाने के बाद भी भाईजान नहीं माने तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया। पुलिस के मुताबिक हिंसक झड़प में 27 लोग गिरफ्तार किए गए, 9 पर आरोप तय है और 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार के दौरान हुए आतंकी हमले ने दुनिया को दहला दिया था, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित चरमपंथी विचारधारा पर डाली गई थी। अब सवाल ये है कि क्या वैश्विक विरोध और सख्त पुलिस कार्रवाई मध्य पूर्व के इस संघर्ष को और भड़काएगी। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में गैंगस्टर्स के वर्चस्व की जंग चल रही है। दिल्ली के बवाना में एक कारोबारी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आया, तो वहीं फरीदाबाद में संदिग्ध आतंकी की हत्या करने वालों को रोहित गोदारा ने समर्थन दिया। सोमवार शाम जिस कारोबारी को सड़क पर दौड़ा कर गोलियां बरसाई गई, दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। अमेरिका में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने कबूल किया है कि उन्होंने ही बिजनेसमैन वैभव गांधी की हत्या करवाई है, क्योंकि वो उनके काम के बीच में आ रहा था। उन्होंने धमकी दी कि अगर फिर कोई उनके काम के बीच में आएगा तो उसको भी बिना कॉल किए मरवा देंगे। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह रोहित गोदारा गैंग भी वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। फरीदाबाद में संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के आरोपी अरुण चौधरी का रोहित गोदारा ने समर्थन किया है। कभी साथ काम करने वाले लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के रास्ते अब जुदा हो गए हैं, इसलिए अक्सर इन दोनों के गैंगों के बीच वर्चस्व की जंग देखी जाती है। मध्य प्रदेश की पुलिस सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती, उनका जुलूस निकालकर बदमाशी का फितूर भी उतार देती है। ताजा मामला आगर, मालवा और पन्ना से सामने आया है, जहां पुलिस बदमाशों का जुलूस निकालते हुए उन्हें कोर्ट तक ले गई। MP के 2 अलग अलग शहर, लेकिन अपराधियों का एक ही अंजाम। हाथों पर हथकड़ी और सड़क पर गुनाहों की माफी मांगते अपराधी।
एमपी में मोहन फोर्स बदमाशों का ऐसा इलाज करती है कि दोबारा क्राइम के रास्ते में कदम रखने के लिए 100 बार सोचते हैं। आगरमालवा के ये बदमाश भी इसी वक्त यही सोच रहे होंगे। गुंडागर्दी करने वाले इन दबंगों का पुलिस ने वही जुलूस निकाला है जिस इलाके में इन्होंने गुंडागर्दी का साम्राज्य फैला रखा था। महज घूरने को लेकर हुई कहासुनी पर दुकान में तोड़फोड़ मचा दी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ये दुकान में तांडव मचाते रहे। तो वही बदमाशों का ऐसा इलाज मोहन फोर्स ने किया है कि ऑटो में आग लगाकर दहशत मचाने वाले बदमाशों का भी जुलूस निकाला गया है। आदतन अपराधी समीर और साहिल की अकड़ तोड़ते हुए इन दोनों का जुलूस निकालते हुए पुलिस कोर्ट तक ले गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर स्टंटबाजी करने वालों का उत्तर प्रदेश पुलिस ने खूब अच्छा इलाज किया। हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले 4 हुड़दंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस कार और ट्रैक्टर से इन्होंने स्टंट किया था उन्हें भी सीज कर दिया गया। क्या सोचा था, हाईवे पर हुड़दंग मचाओगे, नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए योगी फोर्स को चैलेंज देकर बच जाओगे। ये यूपी है, यहाँ कायदे से नहीं चलने वालों की डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है। कानून तोड़ने वालों का ऐसा इलाज होता है कि सारी हवाबाजी धरी की धरी रह जाती है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 4 युवकों का हुड़दंग आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे हाईवे पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। कारों की खिड़कियों से बाहर निकले हुए हैं। यहाँ थोड़ी सी चूक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इन स्टंटबाजों को ना तो अपनी कोई चिंता है, ना ही वहाँ से गुजर रहे राहगीरों की परवाह। अब इस स्टंटबाज को देखिए कैसे ट्रैक्टर के आगे बैठा हुआ है। थोड़ा भी डिसबैलेंस होता तो इसकी हवाबाजी हादसे में बदल जाती। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन गाड़ियों से स्टंट कर रहे थे उन्हें भी जब्त किया गया है। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कंबल में लिपटा एक महिला का शव मिला था। महिला के गले और चेहरे पर चोट के निशान थे। महिला का चेहरा कुचल दिया गया था और इस वजह से शव की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एआई ने ये काम भी आसान कर दिया। पुलिस ने कातिल को अब गिरफ्तार कर लिया। एआई की मदद से पुलिस ने महिला के शव की फोटो को रीडेवलप किया। महिला के शव की आंखें खोलकर ऐप में भेजा तो चेहरा बनकर आ गया और फिर सभी थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। 24 घंटे के अंदर मृतका की शिनाख्त महोबा की रहने वाली सोनाली के रूप में हुई। शिनाख्त के बाद पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। एक्सप्रेसवे पर लगे करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने चेक किए, जिसमें तो एक कार से शव को फेंका गया। इसके बाद पुलिस ने जांच की और दिल्ली से सनी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सनी ने बताया कि उसके और सोनाली के प्रेम संबंध थे। इसी बीच उसके संबंध दूसरी लड़की से हो गए और वो सोनाली से पीछा छुड़वाना चाहता था, जबकि सोनाली कई साल से उसके साथ थी, जिसके चलते उसने सोनाली की हत्या की। शिनाख्त नहीं हो सके उसके लिए चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दरोगा की करतूत ने सभी को हैरान कर दिया। पारिवारिक विवाद की शिकायत सुलझाने के दौरान वो महिला को दिल दे बैठा। ऑडियो कॉल डिटेल वायरल होने पर विवाद बढ़ा तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा। ये है इश्कबाज दारोगा अखिलेश यादव, जिन्हें शादीशुदा महिला से प्यार हो गया और अपनी अलग ही प्रेम कहानी में लगे। लेकिन इस करतूत से महिला और उसके पति जिंदगी नर्क जैसी हो गई, क्योंकि ये अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन्हें धमका रहा था। पीड़िता ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि एक पारिवारिक विवाद की जांच के बहाने आरोपी दारोगा ने उसके घर में घुसपैठ की। जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी सिलसिले से हमको टॉर्चर कर रहा था सर, और हमसे कई बार भी बोला कि तुम अपने पति को छोड़ दो और आप हमारे मतलब कि हमसे बातचीत किया करो। पीड़िता ने एक खौफनाक वाक्य का भी जिक्र किया। और जब हमको बुलाया तो हमको गाड़ी में पकड़ के खींच के बिठा लिया था जबरदस्ती। जब हम चिल्लाने लगे तो हम जब चिल्लाए तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, तब जाके हम गेट खोल के भागे। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज कर चुकी है, लेकिन रसूखदार दारोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मामला तूल पकड़ने पर अधिकारियों ने जांच की बात कही है। उत्तर प्रदेश के औरैया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप अपना सिर जरूर पकड़ लेंगे। यहाँ एक युवती ने अपने घर से भागने के लिए ऐसा फिल्मी दिमाग लगाया कि पूरे के पूरे गांव में ही दहशत फैल गई। युवती अचानक अपने घर से लापता हो गई। सुबह उसके बिस्तर पर कपड़ों के बीच करीब 5 फीट लंबी सांप की केंचुली लिपटी हुई थी। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने मान लिया कि युवती को नाग उठा ले गया, तो किसी ने कहा कि युवती खुद इच्छाधारी नागिन बन गई है और केंचुली छोड़कर गायब हो गई। डरे सहमे परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की तो नागिन वाले ड्रामे की परतें खुलने लगी। जांच में पता चला कि युवती का गांव के ही युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी के साथ फरार होने के लिए युवती ने सुपरनैचुरल ड्रामा रचा और जानबूझकर सांप की केंचुली का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा था कि केंचुली देखकर घर वाले रहस्यमय घटना मान लेंगे। इसी बीच वो चुपचाप प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। पुलिस की जांच के बाद अब गाँव में फैली नागिन वाली अफवाह पर लगाम लग चुकी है।
हाथ में लग्जरी गाड़ी हो और सड़क खाली हो तो फिर रीलबाजों में स्टंट का नशा सिर चढ़कर बोलने लगता है, लेकिन यही स्टंट कई बार इनका नशा उतार भी देता है। स्टंटबाजी में हादसे का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद ये शख्स ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। काली एसयूवी में सवार इस शख्स को सड़क चलते अचानक स्टंट का कीड़ा काटने लगा, जिसके बाद ये सड़क पर ड्रिफ्टिंग और व्हीलिंग शुरू कर देता है। गाड़ी नेताजी की है तो फिर डर किस बात का। पहला प्रयास बिना चूक के पूरा हो गया। देखिए कैसे 360 डिग्री में गाड़ी बीच सड़क पर घूम जाती है, लेकिन दूसरे प्रयास में मानो गाड़ी ने घूमने से इनकार कर दिया और बजाय मुड़ने के सीधे डिवाइडर पर जा चढ़ी। गाड़ी की बॉडी डिवाइडर पर टंग और गाड़ी के बजाय उसका टायर हवा में घूमने लगा। हालांकि स्टंटबाज को इस हादसे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी गाड़ी की दुर्गति तो हो चुकी होगी और डिवाइडर टूटा सो अलग, शायद चालान भी घर पर पहुंच गया होगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने गेहूं चोरी के आरोपी में शख्स को एक गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें अजीब यह है कि ये चोरी 1980 में हुई थी, यानी 45 साल बाद पुलिस के हाथ ये गेहूं चोर लगा है और गेहूं की कीमत महज 100 रुपए थी। खरगोन पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही चोर सलीम है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 1980 में 90 किलो गेहूं चोरी किया था। 7 आरोपियों ने आपस में गेहूं बांटा, जिसकी कीमत महज 100 रुपए थी, जिसके बाद से वो फरार था। आरोपियों में 2 की मौत हो चुकी है तो बाकी जमानत पर बाहर थे, जबकि सलीम फरार था और पुलिस ने जिले में फरार वारंटियों को पकड़ने का अभियान चला रखा था। उसी के तहत आरोपी की पहचान हुई और उसे अरेस्ट किया गया। 1980 का एक प्रकरण था चोरी का, जिसमें गेहूं चोरी के आरोप में 7 आरोपी थे। 45 साल बाद 100 रुपए चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी हर जगह चर्चा का विषय है, क्योंकि गजब एमपी से एक बार फिर अजब मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा ट्रेन हादसा टलने का वीडियो सामने आया है। ट्रैक पर काम कर रहे मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक सुपरफास्ट ट्रेन को पलटने से बाल बाल बचा लिया। सोशल मीडिया पर इन मजदूरों की खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि समय रहते ये मजदूर ट्रैक से स्लैब नहीं हटाते तो इस ट्रेन का पलटना तय था। सिर्फ चंद सेकंड के फासले से ये मजदूर भी बच जाते हैं और ट्रेन हादसा भी। ये वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं चला, लेकिन ये साफ है कि रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है। ट्रैक के चारों तरफ सीमेंट के स्लैब पड़े हुए हैं और मजदूर इन ट्रैक पर काम में जुटे हैं। इसी दौरान एक ट्रेन वहाँ से अचानक पहुँच जाती है, लेकिन ये मजदूर बजाय उस स्लैब को छोड़ वहाँ से भागने के उसे वहाँ से हटाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो भागे और ट्रेन स्लैब से टकराई तो हादसा तय है। हालांकि रेलवे ट्रैक पर कामकाज के दौरान कम्युनिकेशन के पूरे इंतजाम होते हैं, लेकिन कई बार ये फेल भी होते हैं। तब रेलवे के मजदूर अपनी अक्ल लगाते हैं और ऐसे ही हादसों से बचाते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में सड़क पर चलती कार में आग लग गई और 15 मिनट में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार से दुल्हन पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप, वक्त रहते दमकल की गाड़ियां नहीं आई, जिससे कार जलकर खाक हो गई। वीडियो में देखिए कैसे आग पहले कार के अगले हिस्से में लगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरी कार को चपेट में ले लिया। धू धू कर कार जलती रही। दरअसल कार से धुआं निकलते देख गाड़ी में मौजूद लोग तुरंत बाहर निकले। वीडियो में देखिए कैसे महिला और पुरुष गाड़ी से उतरे, भागते नजर आए। कार में आग लगी, लेकिन एक शख्स सामान निकालने के लिए वापस भी गया। ये पूरी घटना स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद की। आग लगने की सूचना दमकल को दी गई, लेकिन आरोप यह है कि दमकल की गाड़ियां समय से मौके पर नहीं पहुंची। नतीजा ये हुआ कि कार खाक हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एचडीएफसी बैंक की महिला कर्मचारी की अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि अब महिला कर्मचारी को सफाई देनी पड़ी। आस्था सिंह ने मामले पर सफाई देते हुए वीडियो जारी किया है। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ। मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। ये है आस्था सिंह, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, जिसमें वो बैंक के अंदर तीखी बहस करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आस्था की बहुत आलोचना हुई, जिस पर उनकी सफाई सामने आई है। पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ। आस्था ने बताया ये वीडियो 6 जनवरी का है, अभी का नहीं, और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है। अब वो वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें आस्था कह रही है मैं ठाकुर हूँ, चेतावनी दे रही है कि उनसे पंगा ना ले। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से निकली आस्था और सनातन एकता की एक भव्य यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अयोध्या रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ आज जो हुआ वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें रामनगरी अयोध्या के रिकॉर्ड की गवाह है। ये महात्रिशूल सनातन हिंदू एकता यात्रा के तहत तैयार किया गया है, जिसे आज अयोध्या के श्री विघ्नेश्वर नाथ महादेव धाम में स्थापित किया गया।
त्रिशूल की ऊंचाई 60 फीट, इसकी चौड़ाई 11 फीट और करीब 700 किलो वजनी है। जय श्री राम के गगनभेदी नारों के साथ इसका स्वागत हुआ। ये ऐतिहासिक त्रिशूल 2 फरवरी को छिंदवाड़ा से रवाना हुआ था और 10 फरवरी को अयोध्या में स्थापित हुआ। इसकी ऊंचाई का त्रिशूल अब तक देश में कहीं भी स्थापित नहीं है। त्रिशूल को ट्रेलर पर रखकर लाया गया, जिस पर साधु संत भी सवार हैं और रास्ते पर जगह जगह पूजा अर्चना की गई। पंजाब के मोहाली में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 40 मरीजों ने एक साथ केंद्र से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भागने से रोक लिया। घटना दोपहर करीब 3:15 की है, जब मरीज दवा के समय इकट्ठा हुए और भागने के लिए लकड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कैसे मरीज दरवाजे पर जोर जोर मारने लगे और शोर मचाने लगे। मरीजों को भागता देख बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। 4 लोगों ने मिलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। गनीमत ये रही कि जिस दरवाजे को मरीज तोड़ने का प्रयास कर रहे थे उस पर बाहर की तरफ कुंडी लगी हुई थी। इस कारण मरीजों ने बार बार धक्का देने के बावजूद वो नहीं खुला। अगर दरवाजा खुल जाता तो कई मरीज भाग सकते थे। बिहार के गयाजी में एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ बीडीओ राकेश कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बीडीओ राकेश कुमार को पटना से आई स्पेशल टीम ने दबोच लिया। ये गिरफ्तारी प्रखंड प्रमुख सुचिता रंजनी की लिखित शिकायत पर हुई। बीडीओ जी ने 15वीं वित्त आयोग की योजना पास कराने के लिए बदले कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपए प्रखंड प्रमुख के चैम्बर में ही ले रहे थे, तभी पहले से छिपे हुए निगरानी के धावा बोल दिया गया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने बीडीओ के कार्यालय और आवास पर तलाशी शुरू कर दी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। नकदी और संपत्ति से जुड़े बिंदुओं की भी जांच हो रही है। बिहार के मोतिहारी से पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मछली बाजार में एक पुलिसकर्मी ने दुकानदार की पिटाई कर दी और इसके बाद पूरे इलाके में दुकानदारों की भीड़ जमा हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे पुलिसकर्मी एक शख्स को पीट रहा है। सड़क पर ही लोगों की भीड़ के बीच डंडे से बुरी तरह मार रहा है। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर की मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया। मामला सिर्फ ये था कि पुलिसकर्मी मछली खरीदने बाजार पहुंचा। 600 रुपए की मछली तुलवाई गई, लेकिन वर्दी की हनक में ये सिर्फ 300 रुपए देकर मछली लेने की कोशिश कर रहा था। जब दुकानदार ने पूरे पैसे मांगे तो कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में दुकानदार की पिटाई से नाराज मछुआरे और दुकानदार सड़कों पर उतर आए। हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया और आक्रोशित भीड़ ने आगजनी भी की। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। लेकिन अगर कानून के रखवाले ही दबंगई पर उतर आए तो आम आदमी इंसाफ कहां मांगे। और बात पते की इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, विवादित किताब पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने बयान दिया है। जनरल नरवणे का कहना है कि पब्लिशर पेंगुइन का बयान उन्होंने शेयर किया है। नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई। पेंगुइन ने ये बयान दिया था। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया था, उसी को नरवणे ने पोस्ट किया है। किताब का कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं। अपनी किताब पर नरवणे का ये पोस्ट, अभी किताब की ये स्थिति है। पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे, जिनकी किताब को लेकर, जिनकी पंक्तियों को लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने संसद में सरकार को घेरा था। हरियाणा के करनाल से चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने चोरी का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। लेकिन शायद भाई साहब ये भूल गए थे कि दुकान के कर्मचारियों की नजर उस पर है। ये तस्वीर एक लोकल स्टोर की है। जैसे ही ये शख्स दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ट्रॉली ले गया, ले लो ना, चार तो सब लेंगे। उसके कपड़ों के अंदर छुपाया गया सामान निकाला गया। 2,500 की घी है किसान की, हनी 500 रुपए की। चोरी पकड़ी गई तो देखिए कैसे चोर भीगी बिल्ली बन गया। 40 काट लो, अब काटते हैं चार्जेस तो। मजे की बात यह है कि स्टोर कर्मचारियों की इस पर पहले से ही नजर थी। आज की बात नहीं है, ये कई दिन हो गए। यानी ये शख्स पहले भी इसी तरह चोरी करता रहा है। वीडियो में किसी तरह की मारपीट नहीं है, लेकिन पकड़े जाने के बाद काफी बेइज्जती जरूर हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाकों में इन दिनों हाथियों का आतंक चरम पर है। जहां एक विशालकाय और गुस्सैल हाथी ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार आराम से सड़क पर जा रहा है। जैसे ही युवक हाथी के करीब पहुंचता है, यानी यू टर्न मार लेता है और तेजी से बाइक के पीछे भागने लगता है। हाथी की स्पीड देखकर बाइक सवार भी मिल्खा सिंह बन जाता है।
वो बाइक को तेज स्पीड से भगाने लगता है, लेकिन हाथी उतनी ही तेजी से बाइक सवार के पीछे भागता रहता है। तभी युवक की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और युवक जंगल में भाग जाता है। गनीमत रही कि बाइक सवार ने सूझबूझ दिखाई और तेजी से रफ्तार बढ़ाकर अपनी जान बचाई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद से परेशान एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। टावर पर चढ़ने की बेबसी देखिए। 2 साल से थाने तहसील के चक्कर काटे, कुछ लोगों ने धोखे से इसकी जमीन हड़प ली, लेकिन सिस्टम ने कभी सुना नहीं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई परवाह नहीं, जिससे वो इतना हताश हो गया कि जान जोखिम में डालकर न्याय मांगने को मजबूर हुआ। युवक कई घंटों तक टावर पर चढ़ा रहा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वो लगातार मोबाइल टावर से आत्महत्या की धमकी देता रहा। युवक को टावर पर चढ़ा देख बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके से फरार हो गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घंटों युवक से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया और उसे टावर से नीचे उतारा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नई बाबरी के लिए युद्ध स्तर पर काम। मुर्शिदाबाद में नींव का काम जारी है। बुलडोजर से नींव खोदी जा रही है। हुमायूं कबीर ये नई बाबरी बनवा रहे हैं। कल से निर्माण की शुरुआत होगी। बड़ी खबर इस समय की। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। ये नींव खोदने का काम आप देख रहे हैं किस तरीके से मुर्शिदाबाद में चल रहा है। हुमायूं कबीर एक मस्जिद बनवाने की बात कह रहे हैं और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखने की बात भी कह रहे हैं, जिससे हिंदू संगठन काफी नाराज है।